हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। इस वीडियो सीरीज में हम एनआई एक्ट को देख रहे हैं। अभी तक हम सेक्शन 27 तक कवर कर चुके हैं। सेक्शन 27 में हमने देखा था कि कब एक एजेंट जो है प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। अब सेक्शन 28 में हम बात करेंगे कि एजेंट की क्या लाइबिलिटी होती है। एन एजेंट हु साइन हिज नेम टू ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक without indicating thereon that he sign as agent or that he does not intend thereby to incur personal liability is liable personally on the instrument। ये क्या कहना चाहता है? इसके दो पार्ट हैं सेक्शन के, एक तो एक्सेप्शन है और एक जर्नल प्रोविजन है। दोनों क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी एजेंट ने, ए का एजेंट है बी, अगर बी ने किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया या सिग्नेचर किया किसी भी तरीके से, और उसने ये मेंशन नहीं किया दैट बी अपना सिग्नेचर करते हुए कि आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे बी की पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। अगर उसने इंडिकेट कर रखा है कि वो ए का एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल की लाइबिलिटी रहेगी, अदरवाइज जो एजेंट है वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। तो पहला पोर्शन सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करता है कि विदाउट इंडिकेटिंग देयर ऑन दैट ही साइन एज एजेंट ही हैज़ टू मेंशन दैट आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ए। लेकिन सपोज करो कि ए जो है, ए का एजेंट है बी, ए ने बी को बोला कि तुम इस पे सिग्नेचर कर दो, और बी ने ये इंडिकेट नहीं किया कि वो ए के एजेंट के तौर पे यहाँ पे सिग्नेचर कर रहा है और उसने सिर्फ अपने सिग्नेचर कर दिए। लेकिन ए और बी की ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, या ए ने बी को बोला था कि कोई बात नहीं है, मेरी ही लाइबिलिटी रहेगी। तो इस केस में क्या होगा? तो ए और बी के बीच में जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन बी फिर भी क्या होगा, थर्ड पार्टी सी के लिए तो वो लाइबल रहेगा ही रहेगा। सी फिर भी उससे पैसे ले सकता है बी से, लेकिन बी जो है वो फिर बाद में रीएम्बर्स करवा सकता है ए से। इस बारे में सेक्शन का एक्सेप्शन इसी चीज़ के बारे में डील करता है। एक्सेप्ट टू दोज हु इंड्यूस हिम टू साइन अपॉन, यहाँ पे किसने इंड्यूस किया था? ए ने बी को इंड्यूस किया था अपॉन द बिलीफ, किस बिलीफ के ऊपर? दैट द प्रिंसिपल ओनली वुड बी हेल्ड लाइबल। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड करके हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रखा है नोट बना करके, आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हो। मैं ये वाला सिर्फ पोर्शन एक बार आपको बता देता हूँ। व्हाट दिस पार्ट ऑफ सेक्शन इज सेइंग, नॉर्मली इफ द एजेंट साइनिंग विदाउट राइटिंग एज एजेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंट बिकम पर्सनली लाइबल। नॉर्मली क्या होता है, अगर उसने इस तरीके से इंडिकेट नहीं किया है एन आई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। बट इफ़ समवन लाइक प्रिंसिपल खुद, या तो प्रिंसिपल खुद से जिसका वो एजेंट है, या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसके रिगार्डिंग उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस स्पेसिफिक थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, परसुएड और एश्योर्ड द एजेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग, उस टाइम पे उन्होंने उसको इस तरीके से कहा कि वो साइन कर देगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी रहेगी? ओनली द प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। द एजेंट माइट बी एबल टू एस्केप पर्सनल लाइबिलिटी टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। मतलब जिसने उसको परसुएड किया था, भले ही वो थर्ड पार्टी हो या फिर प्रिंसिपल खुद हो, तो उस केस में उस स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। सपोज करो बी जो है ए का एजेंट है। अब बी ने सी के साथ ट्रांजैक्शन किया, एंडोर्स करके सी को दिया है एक बिल। अब सी ने उसको ये एश्योरेंस दिया कि आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दो, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी ए की। और सी ने आगे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डी को एंडोर्स करके दे दिया, तो डी के रिगार्डिंग बी की लाइबिलिटी रहेगी, लेकिन सी के रिगार्डिंग बी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी इस केस में। आई होप आपको इससे और थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने डाल रखा है जिससे और थोड़ा सा आपको बाद में जब आप पढ़ोगे वीडियो देख के, तब इस नोट से आप पढ़ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है सेक्शन 29। सेक्शन 29 डील करता है लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई किसी ए पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बी, और वो
ए के बिहाफ पे सिग्नेचर कर रहा है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो उसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी। ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, सपोज करो एक पर्सन ए जो है वो डिसीज्ड हो गए हैं और उनके बिहाफ पे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी जो हैं वो साइन कर रहे हैं, हु साइन हिज नेम टू ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज लाइबल पर्सनली देयर ऑन। वो क्या होंगे, पर्सनली लाइबल होंगे, लेकिन कहाँ तक, क्या उनकी लाइबिलिटी का लिमिटेशन रहेगा, अनलेस ही एक्सप्रेसली लिमिट हिज लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट रिसीव्ड बाई हिम एज सच। सपोज करो बी के पास ए से एसेट आई थी सिर्फ 1,000 रुपये की और उसने प्रोमिसरी नोट सिग्नेचर करके दे दिया कितने रुपए का, 2,000 रुपये का। अगर तो उसने ये लिमिटेशन नहीं एक्सप्रेसली मेंशन की कि जितना मेरे पास एसेट आया है ए का बस उतने ही एसेट तक के लिए मैं लाइबल रहूँगा, तो 1,000 रुपये तक ही उसकी लाइबिलिटी रहेगी और 1,000 रुपये वो पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसने ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं कर रखा है तो उसकी लाइबिलिटी कंप्लीट 2,000 रुपये के लिए हो जाएगी। यही बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। नोट्स में मैंने 2 एग्जांपल्स ऐड कर रखे हैं, जो आप पढ़ोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये एग्जांपल मैंने लिया है कि जब वो अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड रखता है तब क्या होगा। मिस्टर ए है, वो उनकी डेथ हो जाती है, लिविंग सम डेट, उनके ऊपर कुछ कर्ज था, लेकिन उनका बेटा जो है मिस्टर बी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। मिस्टर बी साइन करते हैं एक चेक को, बट दिस टाइम ही राइट मिस्टर बी कुमार लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेट मिस्टर ए लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट एसेट रिसीव्ड। अब उसने अगर इस तरीके की कोई अगर फ्रेज ऐड की है वो चेक बनाते हुए या जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बनाते हुए या प्रोमिसरी नोट बनाते हुए, तो इन दैट केस अगर मिस्टर ए के पास ज़्यादा कर्ज होगा प्रपोर्शनेट टू द एसेट रिसीव्ड, तो उस केस में मिस्टर बी जो बी कुमार हैं उनको अपनी जेब से पैसा नहीं भरना पड़ेगा, वो सिर्फ उतना ही पैसा सामने वाली पार्टी रिकवर कर पाएगी जितना ए की एसेट को बेच करके रिकवर किया जा सकता है। उसमें उसकी पर्सनल कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी अगर वो इस तरीके से अपने आप को लिमिट करता है तो। आई होप आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30, जिसमें बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर होता है सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के केस में, प्रोमिसरी नोट के केस में वो मेकर होता है और उसमें वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्ट उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट होती, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर 3 पार्टियाँ होती हैं, ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है, जिसको पैसे मिलने हैं, जिसको पैसे देने हैं और जिसने वो क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट वो। तो इस केस में बात करते हैं ड्रॉवर मतलब जिसने डॉक्यूमेंट को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट किया है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी बनती है। अगर ड्रॉई जो है जिसने पैसे देने हैं, ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर, दोनों, ड्रॉई ही अगर उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टर बन जाता है, वो मना कर देते हैं पे करने से होल्डर को, तो उस केस में ड्रॉवर को वो पैसे पे करने पड़ेंगे जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेंशन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अटैच ये है कि उसको एक प्रॉपर नोटिस जरूर मिलना चाहिए, ड्रॉवर को इस बात का प्रॉपर नोटिस मिलना चाहिए कि जो चेक है या बिल जो है डिसऑनर हो गया है। द ड्रॉवर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई और एक्सेप्टर देयर ऑफ टू कंपनसेट द होल्डर provided due notice of the dishonor has been given to or received by the drawer as hereinafter provided। आई होप आपको ये सेक्शन जरूर समझ में आ गया होगा। ये जो नोट्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, lobytes_906। थैंक यू सो मच।